वीरपुर गांव में एक मंडी हुआ करती थी। इस मंडी में दूर दूर से व्यापारी आते थे और अनाज लेकर जाते थे। मंडी के पास ही एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल था जिसमें एक चूहा रहता था, चिंटू चूहा। चिंटू चूहा उसके परिवार के साथ उस बिल में रहता था। एक दिन वहाँ से एक व्यापारी गुजरा। उसके पीठ पे एक बड़ा सा चावल का बोरा था। हे भगवान, बहुत भारी बोरा है, अब और नहीं चल सकता। यहाँ इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसने बोरा पेड़ के नीचे रख दिया और लेट गया। ताजे चावल की महक चूहों के बिल में गई। वाह बासमती, ये महक मुझे अपनी ओर खींच रही है। ये चावल नसीब हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। अरे, अपने घर के बाहर ये बोरा कैसा? खुशबू तो इसमें से ही आ रही है। जरूर इसमें चावल रखे होंगे। अरे ओ भगवान, सुनती हो? आओ जल्दी, अन्नपूर्णा देवी ने स्वयं दर्शन दिए हैं। अरे क्या हुआ? क्यों हल्ला मचा रहे हो? अरे ये महक क्या है इस बोरे में? सूंघा ही नहीं देता क्या? बासमती है। अच्छा वो सब छोड़ो और इसको खोलने में मेरी मदद करो। और दोनों चूहे उस बोरे को कुतरने में लग गए। बोरा मोटा था, मुश्किल से एक ही छेद कर पाए थे। तभी व्यापारी जाग गया। उठ भाई उठ, कितनी देर हो गई और बहुत दूर जाना है, निकलना होगा। चल मेरी 25 किलो की बोरी, आजा, चल मेरे साथ। फिर उसने चावल का बोरा उठाया और चल पड़ा। चिंटू चूहा ये देखकर दुखी हो गया। अरे रे रे, इतनी जल्दी क्यों उठ गया? अभी तो मुश्किल से एक छेद कर पाया था मैं। बुरा हुआ, दांत तो आया पर मुंह नहीं लगा। चल मिंटी, आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आज पेट भर के खाएंगे। वो देख चिंटू, चावल का झरना। देख तो सही कैसे चावल गिर रहा है बोरे में से। सही, बन गई बात। आज तो माल मिलेगा, पेट भर के खाएंगे। चल फिर। और फिर दोनों चूहे बोरे के पीछे पीछे चावल खाते हुए चलने लगे। चलते रहे। धीरे धीरे काफी बोरी खाली हो गई और व्यापारी को हल्कापन महसूस हुआ। अरे, या तो मैं ताकतवर हो गया हूँ या मेरी बोरी हल्की हो गई है। बड़े आराम से उठा पा रहा हूँ, देखूं तो सही। ये बोरी में तो छेद है, ऐसा कैसे हो गया? मैं इतनी दूर से उठा के लाया और इतना नुकसान हुआ, अब क्या करें? चलो कल सेठ को शिकायत करूंगा, उसने फटी बोरी कैसे दी मुझे। और फिर व्यापारी फटे छेद की तरफ से बाकी चावल पकड़कर ले गया। उधर चिंटू मिंटी का भी पेट भर गया था। मजा आ गया। बहुत मजा आया चिंटू। काश ऐसे ही भोजन रोज मिलता। माँ अन्नपूर्णा ने जैसे उनकी बात ही सुन ली हो। अगले दिन भी वही व्यापारी वैसे ही चावल की बोरी के साथ आया। थक गया, चल कल जैसे ही एक नींद मार लेता हूँ, फिर चल पड़ूंगा। चिंटू और मिंटी को जैसे ही उसकी महक लगी, वो खुशी से उछल पड़ी। चावल आ गया, चावल आ गया, खाने चलो। जय देवी माँ। दोनों फिर बाहर जाके बोरा कुतरने लग जाते हैं। मेरा छेद तो हो गया और मेहनत नहीं करता। देख, अभी व्यापारी उठेगा, छिप जा। वाह चिंटू जी, तुसी बड़े स्मार्ट हो। व्यापारी उठा और कल जैसे ही बोरा पीठ पे लाद के निकल पड़ा। चावल फिर गिरने लगे और चूहों की दावत शुरू हो गई। जल्द ही फिर हल्का लग रहा है। कहीं नहीं, आज तो पूरा बैग चेक करके ही लाया था मैं।
ये छेद कैसे हुआ? आज फिर से नुकसान हो गया। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे थोड़ी दूरी पे चिंटू और मिंटी दिखाई देते हैं। वो सब समझ गया। तो ये बात है। ये लोग 2 दिन से मेरा अनाज खा रहे हैं। इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन उसी वक्त फिर चावल की महक आती है। टन 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 टन, खाने का वक्त हो गया। बोरे के पास कुछ चावल गिरे थे। उनको खाने के बाद चिंटू और मिंटी दोनों बोरा कुतरने लग जाते हैं। जैसे ही बोरे में छेद होता है, व्यापारी उठ जाता है और बोरे पे हाथ मार देता है। बोरे से लाल मिर्च का पाउडर उड़ के चूहों की आंख में और मुंह में चला जाता है। मेरी आंख में कुछ गया, जल रहा है। मिर्ची है, मेरे तो मुंह में भी गया। मर गई। अब सबक मिला। 2 दिन से मेरा बहुत नुकसान किया था तुम चूहों ने। उस दिन चूहों को बड़ी मिर्ची लगी, चावल भी नहीं मिले। तो बच्चों, याद रखना, मुफ्त का माल हमेशा नहीं सुहाता। सरयू नदी के तट पे बसा एक गांव था, काशीपुर। वहां के लोग बहुत सीधे और आपस में प्रेम से रहते। गांव के एक छोर पे नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे एक कुटिया थी। वहां एक बाबा रहते थे, बाबा काशीनाथ। अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में वो रहते और गांव वालों की मदद करते। सुनो भाई, ये जानते हो वो काशीनाथ बाबा किधर रहते हैं? काशीनाथ बाबा? तुम चोटी वाले बाबा की तो बात नहीं कर रहे हो? भाई, वो बाबा जो दूसरों की मदद करते हैं, लोगों के दुख हर लेते हैं। बहुत परेशान हूँ, कई कोस दूर से आया हूँ। मित्र, तुम चोटी वाले बाबा की ही बात कर रहे हो, वो जिनकी बहुत बड़ी चोटी है सर पर, और वो सर से भभूति की पुड़िया निकाल कर देते हैं लोगों को। लोग जैसे ही मस्तक पे लगाते हैं और बाबा के आदेश का पालन करते हैं, उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं। पता है, कभी उनके सर से भभूति खत्म नहीं होती, कितने भी लोग आए मदद लेने। हाँ हाँ भाई, वही। सुना है सबकी मुराद पूरी करते हैं, कोई खाली हाथ नहीं जाता। सही सुना है एकदम, सबकी मदद करते हैं। जो भी सच्चे मन से मांगता है वो पूरा हो जाता है। भाई, रास्ता बता दो, मुझे जल्दी ही उनके पास पहुंचना है और फिर उनसे मिलकर अपने गांव भी लौटना है शाम तक। सीधे सीधे चलते रहो 1 कोस तक, फिर उल्टे हाथ को मुड़ना और वहां से कुछ दूर पर एक बड़ा सा पेड़ दिखेगा। उसको नजर में रख के सीधे सीधे फिर चलना। बस तुम बाबा की कुटिया तक पहुंच जाओगे। अभी तो बाबा वहीं मिलेंगे। शुक्रिया दोस्त, भगवान तुम्हारा भला करे। खुश रहो। सही सुना था मैंने भी ये बाबा के बारे में। ये तो सच में करामती बाबा निकले। कितनी सारी पुड़िया होंगी बाबा के सर पे। मैं सारी की सारी चुरा लूं तो अपनी सारी मुराद पूरी कर सकता हूँ। मैं भी तो चोरी का काम कर करके थक गया हूँ। एक बार मैं बड़ा हाथ मारूंगा तो फिर आगे की पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। बस फिर मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। चलो इस आदमी के पीछे पीछे ही चलता हूँ। बाबा प्रणाम, आपके बारे में कितना सुना है। जय महादेव। बैठो बेटा, थोड़ा आराम करो, तुम तो थके लगते हो। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। बोलो बच्चा, क्या परेशानी है? मैं एक सेठ की दुकान पे नौकरी करता था। दुकान का काम मंदा हुआ तो सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। बोला कि जब बिक्री ही नहीं तो तुमको रख के क्या फायदा, खुद ही बेच लूंगा थोड़ा बहुत सामान। बाबा, मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई कमाने का जरिया नहीं, मदद करो बाबा। बच्चा सुनो, ये पुड़िया लो,
कल सेठ के पास जाओ और बोलना कि सेठ जी मुझे 10 दिन का वक्त दो। मैं घर घर जाकर सामान बेचूंगा और आधा भी सामान बेच पाया तो मुझे वापस नौकरी पे रख लेना। बस ध्यान रहे, रोज ये भभूति सर पे लगाना और जो भी घर में रोज काम आने वाला सामान हो घर घर पूछो किसी को सौदा खरीदना है कि नहीं। 10 दिन में सब ठीक हो जाएगा बच्चा। बाबा, आपकी बात याद रहेगी, मैं वैसे ही करूंगा। बाबा की जय हो। कल्याण हो बच्चा। चोर रात होने का इंतजार करता है। वो इस ताक में है कि अंधेरा हो तो वो बाबा की पुड़ियां चुरा ले। कुछ घंटे बाद अंधेरा हो जाता है। बाबा तो अभी चारपाई पे लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। ये रुमाल पे थोड़ी दवा डाल देता हूँ जिससे लोगों को बेहोश करते हैं। बाबा को बेहोश कर दूंगा तो आसानी से अपना काम कर सकता हूँ। क्या करूं? ये चोटी तो खुल ही नहीं रही है। किसी ने देख लिया तो मार मार के मेरा भुर्ता बना देंगे। क्या करूं? क्या करूं? हे भगवान! अरे जेब में कैंची रखी है, क्यों ना चोटी काट दूं, फिर सारी की सारी पूड़ियां मेरी। ये सही रहेगा। चोर गांव के बाहर अपनी गुप्त जगह में काटी हुई चोटी खोलता है। उसमें से बहुत सारी पुड़ियां निकलती हैं। अरे वाह, मजा आ गया। कितनी सारी पूड़ियां निकली है। अपने सारे अरमान पूरे करता हूँ आज ही। पुड़िया पुड़िया, चल मुझे सोने के गहने ला दे, एक 9 लाख का हार। ये क्या? कुछ नहीं हुआ। पुड़िया पुड़िया, मेरे लिए एक सुंदर सा घर बना दे। अरे फिर कुछ नहीं हुआ। ये तो फरेब है, धोखा हुआ है मेरे साथ। सब झूठ बोलते हैं कि बाबा सबकी मुराद पूरी करते हैं, मेरी तो कोई नहीं पूरी हो रही। कुछ गलत कर रहा हूं मैं। अच्छा हाँ, उस आदमी ने यह भी कहा था कि बाबा के आदेश का पालन करना है, तो बाबा के आदेश तो मिले ही नहीं। ओ, भारी गलती हो गई मुझसे। अब क्या करूं? कल बाबा से जाकर माफी मांगता हूँ। बाबा तो मन के साफ है, मुझे माफ कर देंगे। क्या पता मेरी मुराद भी पूरी कर दे। चोर अगले दिन अपनी गलती का एहसास होने पे बाबा की सारी भभूति वापस बैग में रख के उनकी चोटी रख के उस कुटिया की ओर चल पड़ता है। अरे यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, सब कितने परेशान हैं। बाबा की चोटी कट गई इस बात से। मैं अभी जाकर कुछ नहीं बोलता हूँ, नहीं तो मेरी पक्की धुलाई हो जाएगी। ये मैंने क्या कर दिया? अब बाबा गांव के लोगों की मदद कैसे करेंगे? लोगों की परेशानी कैसे दूर होगी? ये तो मुझसे भारी गलती हो गई। चोर पछतावे में आकर वहां पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और लोगों के जाने का इंतजार करता है। देर रात को वो बाबा को अकेला पाता है। बाबा प्रणाम। जय महादेव। आओ बच्चा, बैठो इधर। बाबा, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो बेटा, तुम कल भी तो आए थे। मैंने तुमको 1-2 बार कुटिया के आसपास देखा, पर तुम मिले बिना ही चले गए। आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। कल आओगी तो पक्के से करूंगा। अभी मेरे पास भभूति नहीं है। बाबा, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मैं एक चोर हूँ और कल मैं ही आपको बेहोश करके आपकी चोटी काट के ले गया। पर मैंने तो कितनी सारी भभूति की पूड़ियां खोल के माथे पे लगाई, पर मेरी एक भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। ये देखो बाबा, आपकी चोटी और ये कुछ बची हुई पुड़िया। मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा को अब सारा माजरा समझ में आया। रो नहीं बच्चा, मैं तो फिर से चोटी उगा लूंगा और तुम्हारी मन्नत भी पूरी हो जाएगी।
पर जैसा मैं कहूं वैसा ही करना पड़ेगा। बाबा, मैं वही करूंगा जो आप बोलोगे। मुझे भी क्या चोटी उगाकर मन्नत पूरी करना सिखा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब जब तुमने मेरी बात सुनने का वादा किया है तो सबसे पहले बुरा काम छोड़ो। चोरी का काम छोड़ना पड़ेगा और मेहनत करके अपना गुजर बसर करो। हाँ बाबा, करूंगा। पर चोटी उगा के मुझे मन्नत पूरी करना तो सिखाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। बेटा, सबसे पहले तुम कुछ काम धंधा ढूंढो, मेहनत का काम, और जिसका जिसका नुकसान किया है उसकी भरपाई करो। जिसके पैसे लिए हैं वो वापस करो, जिसका सामान लिया है वो वापस करो। कोशिश करता हूँ बाबा। और बाल नहीं काटना, चोटी उगाओ। ठीक 1 साल बाद मैं तुम्हें गूढ़ मंत्र बताऊंगा। महीने पे महीने बीतते हैं और चोर सुधर गए। वो बाबा के कहने पे लोगों के पैसे व सामान वापस करने लगे। दिन बीते, उसको मेहनत करके अच्छा भी लगने लगा और वो सुधर गया था। पर उसको अभी भी चोटी उगा के अपनी सारी मन्नत पूरी करने का अरमान था। 1 साल के बाद, बाबा, मैंने आपके कहने पे सब कुछ किया। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे बताओ, मैं कैसे बबूती लेकर मन्नत पूरी करूं और अपनी और दूसरे लोगों की भी मदद करूं। बेटा, तुमने 1 साल तक मेरी बात अच्छे से मानी। आज मैं तुमको अपनी करामात का गूढ़ मंत्र बताता हूं। मैंने जब भी किसी की मदद की तो उनका ध्यान तो भभूति की तरफ रखा, क्योंकि लोगों को उस पर विश्वास था। पर मैंने जो आदेश दिए लोगों ने उसको पूरा किया और उसकी वजह से ही उनका काम हुआ। जैसे एक आदमी आया और बोला कि उसका बच्चा गणित नहीं पढ़ता और काफी कमजोर है। मैंने उसको बोला कि ये विभूति रोज माथे पे लगाओ और 1 घंटा गणित की पढ़ाई कराओ। वो बच्चा विभूति लगाता, पर असली में वो रोज 1 घंटा गणित पढ़ता और वो उसमें पक्का हो गया। हाँ बाबा, समझ आया। और एक आदमी था, वो बार बार बीमार होता रहता था, काफी कमजोर था। मैंने उससे कहा कि रोज विभूति लगाओ और 1 मील पैदल चलो और कसरत करो। उसका ध्यान फिर विभूति पे था, पर वो रोज कसरत करता रहा और तंदुरुस्त हो गया। वाह बाबा, सही बात बोली आपने। लोगों को समझ में नहीं आया कि असली में वो विभूति की करामत नहीं, उनकी अपनी ही मेहनत थी। हाँ बेटा, एक तो वृद्ध आदमी आए और बोले कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेला लगता है। मैंने उन्हें कहा कि रोज विभूति लगाओ और अपने घर के बच्चों को मैदान में खेलने ले जाओ। बच्चों से घुल मिल गए तो उनका मन खुद ही अच्छा हो गया। वाह बाबा, आपकी बात तो अब समझ आ गई मुझे। आपने क्या बढ़िया उपाय किया है। लोगों का ध्यान एक जगह केंद्रित किया और उनको जो आदेश दिया वही वो करते रहे। सच में मुझे चोटी उगा के क्या करना है, मुझे तो बस आपका मार्गदर्शन चाहिए। बच्चा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाबा, आपने मेरे जीवन का भी उद्धार कर दिया। जय हो बाबा। बेटा, बस यही समझा रहा था 1 साल से। हम सबके सर पे एक चोटी होती है, बुद्धिमानी की। बस उसका सही इस्तेमाल करें तो सब मन्नत पूरी कर सकते हैं, मेहनत की विभूति लगा के। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। एक था मछुआरा, नाम था भीमा। भीमा और उसकी बीवी नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भीमा अपनी मछली पकड़ने के लिए रोज सुबह निकल जाता और शाम तक जो कुछ हाथ आता उसको बाजार में बेच आता। भीमा और उसका परिवार गरीब था, पर किसी तरह अपना गुजारा चला लेते थे। एक दिन रोज की तरह भीमा शाम को अपनी मछलियां बेचने के लिए बाजार गया। मछली ले लो, मछली, ताजी मछली। 10 का दो। अरे ओ भैया, थोड़ा मछली लेके जाओ, एकदम ताजा मछली है। अच्छा, देखो तो जरा। ताजा तो पता नहीं, पर तुम्हारी मछली तो बहुत छोटी छोटी है।
मैं ये नहीं लूंगी। और उस खरीदार ने बाजू में ही दूसरे मछुआरे की मछली देखी। ये बात, ये होती है मछली, बड़ी और शानदार। कैसी दी भैया? बस 100 रुपया मेम साहब। 100 रुपया? बहुत महंगी है। आखिरी मछली है, आपके नाम की रखी थी, बस सब बिक गई। इतनी बड़ी मछली इतने में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, मुझे ये पसंद आ गई, इसको तो मैं खा के ही रहूंगी। दे दो, ये लो 100 रुपए। थैंक यू मैडम, मेरा भी माल खत्म, मैं घर चलता हूँ। भीमा ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि कहाँ वो 10 रुपए की 2 मछली बेच रहा है और कहाँ दूसरे मछुआरे ने एक ही मछली बेच के 100 रुपए कमा लिए। वो फौरन दूसरे मछुआरे के पीछे पीछे गया। भैया जी 1 मिनट जरा मेरी बात सुनो। मैंने देखा आपने 100 रुपए में अपनी मछली बेच दी। एक ही मछली में इतना पैसा कमाया, कैसे करते हो? थोड़ा मुझे भी सिखा दो, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। आप भी सीखोगे? देख भाई, याद रख, जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। अपन अभी चलता है, बीवी वेट कर रही होगी। और ये सुन के भीमा भी सोचता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। मैं भी अब स्मार्ट बनूंगा, सिर्फ बड़ा हाथ मारूंगा। अब अगले दिन सुबह ही भीमा नदी में जाल डाल के बैठ गया। कुछ देर बाद जाल में हलचल हुई। उसने निकल के देखा तो उसमें कई छोटी मछलियां थी। अरे इतनी सारी मछली, पर ये तो सब छोटी है। मुझे तो बड़ी मछली चाहिए। पर ये हाथ आ गई है तो इनको भी रख लेता हूँ। भीमा मछलियाँ रखने ही वाला होता है, तभी उसको दूसरे मछुआरे की बात याद आती है। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। फिर कुछ सोचकर भीमा ने सारी मछलियाँ नदी में छोड़ दी और फिर जाल लगाया और इंतजार करने लगा। दोपहर हो गई। अरे जाल में हलचल हुई। निकालता हूँ, शायद इस बार बड़ी मछली हाथ लगी हो। अभी देखता हूँ। पर इस बार वैसी ही छोटी मछलियाँ थी जाल में। भीमा ने फिर सारी मछलियाँ नदी में वापस फेंक दी। भीमा बड़ा खिलाड़ी है, अब सिर्फ बड़ा हाथ ही मारता है। मुझे नहीं चाहिए ये। फिर से जाल बिछाना होगा। अभी वक्त है, जरूर कुछ हाथ लगेगा। फिर भीमा इंतजार में बैठा रहा। धीरे धीरे शाम हो गई और जाल में फिर से हलचल हुई। हिला, जल्दी निकाल भीमे, बड़ी मछली पकड़ेगा आज तू, 100 रुपया कमाएगा। लेकिन हर बार के जैसे ही इस बार भी सिर्फ छोटी ही मछली फंसी थी जाल में। हाँ, फिर से वही। नहीं चाहिए मुझे छोटी मछलियां, फेंक दो इन्हें। फिर से जाल लगाता हूँ। अब तो वक्त भी निकला जा रहा है। उम्मीद है जल्दी ही कुछ हाथ लगेगा। भीमा अब जाल डाल के बैठा रहा, पर रात तक भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। खाली हाथ वापस घर लौटा। उसके परिवार को उस दिन भूखा ही सुना पड़ा और वहाँ बाजार में मंगू अकेले मछली बेच रहा था। मछली गया, मछली गया, 150 की एक, 150 की एक। भैया जी, कल ही तो 100 की लेके गई थी आपसे, आज इतना भाव क्यों? मैडम जी, मार्केट में सप्लाई नहीं है। अक्खे मार्केट में मछली सिर्फ मेरे पास मिलेगा। 150 का ही भाव लग पाएगा। अपन भी पीछे ज्यादा पैसा देके लेता है। ठीक है, लो 150 रुपया और वो वाली दे दो। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि लालच करने से नुकसान ही होता है।
हमको जो मिला है उससे खुश रहना चाहिए। किसी दूसरे की अच्छी चीज देख के उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। और आपका प्रतियोगी आपको सही सुझाव दे ऐसा जरूरी नहीं